खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से ये पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। दोस्तों नमस्कार, सक्सेस प्लस में आप सभी का स्वागत है। मैं आपका साथी और गाइड MS चौहान। दोस्तों आज हम प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल के एग्ज़ाम में एजुकेशन एंड एकेडमिक के जो क्वेश्चंस आते हैं उनमें 40 जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 40 जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है वो आज हम देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज यह हमारा जो सीरीज है, यह पार्ट कह लें तो यह पार्ट 3 है, सीरीज 3 को लेके चल रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। पहला प्रश्न है पहला प्रश्न, अ मेजर गोल इन द क्लासरूम डिसिप्लिन शुड बी टू प्रमोट। अब यहाँ पर अगर देखें तो ऑप्शंस है आपके सेल्फ डायरेक्शन ऑन द पार्ट ऑफ स्टूडेंट्स, दूसरा है ऑर्डर इन द क्लासरूम, तीसरा है गुड स्टूडेंट्स कंडक्ट और चौथा है कंप्लीट एलिमिनेशन ऑफ स्टूडेंट मिसकंडक्ट। तो अगर चारों ऑप्शंस को देखें तो हमारा कौन सा जवाब सही हो जाएगा? सेल्फ डायरेक्शन ऑन द पार्ट ऑफ स्टूडेंट, यानी ए इज द राइट आंसर। दूसरे प्रश्न की अगर बात करें, प्रश्न संख्या 2 या सीरीज की बात करें आगे क्रम में तो 82। ओके, चलिए अगला है 82, मिसकंडक्ट इन द क्लासरूम इज बेस्ट हैंडल्ड बाय। आपके ऑप्शन दिए गए हैं, पहला एडमिनिस्ट्रेटिंग जस्ट स्पीडी एंड एप्रोप्रिएट पनिशमेंट, दूसरा है चार्जिंग द क्लास विथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इग्नोरिंग द occurrence whenever it possible to do so, or determining the cause and providing corrective measures। तो इसका जो जवाब रहने वाला है वह डी रहेगा, यानी डी इज द राइट आंसर, है ना। डिटरमाइनिंग ए कॉज एंड प्रोवाइडिंग करेक्टिव मेजर्स, डी इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न 83, इसको देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग बिहेवियर इज नॉट ट्रू। नॉट ट्रू को ध्यान में रखिएगा। पहला ऑप्शन है बिहेवियर ऑलवेज हैज़ अ काउज, दूसरा है बिहेवियर इज ऑलवेज ओरिएंटेड टुवर्ड्स अटेनमेंट ऑफ अ गोल, तीसरा है सी में बिहेवियर सिम्टम्स आर डिपेंडेबल इंडाइसिस टू देयर बेसिक काउजेज, और चौथा है बिहेवियर इज ऑफ्टन काउज्ड बाय अनकॉन्शियस मोटिव्स एंड नीड्स। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? सी इज द राइट आंसर। बिहेवियर सिम्टम्स आर डिपेंडेबल इंडाइसिस टू देयर बेसिक काउज, वो हमारे जो आधारभूत कारण होता है उस पर डिपेंड होता है। सी इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 84, द एंड स्टेट विच गिव्स डायरेक्शंस टू मोटिवेटेड बिहेवियर इज कॉल्ड। तो जो हमारे बिहेवियर को मोटिवेट करता है वो क्या कहलाता है? गोल कहलाता है ना। जो हमारे बिहेवियर को मोटिवेट करे वो क्या कहलाता है? गोल कहलाता है, हमारा लक्ष्य कहलाता है। हमने इससे पहले भी आपको मोटिवेशनल साइकिल में ये चीज़ें बताया था। मोटिवेशनल साइकिल में आपको बताया था कि जो हमारी नीड है, हमारी जो भी ज़रूरत है, यह नीड ही हमें क्या करता है? ये नीड हमें ड्राइव करता है। और जब हम ड्राइव होते हैं तो यहाँ पर अराउजल, है ना, अराउजल यानी जो उत्तेजना है वो बढ़ती है और हम किस ओर भागते हैं? हम अपने गोल की ओर भागते हैं। और गोल की ओर तब तक भागते रहते हैं जब तक इसे क्या ना कर लें? अचीव करना कर लें। जैसे ही हमारा गोल अचीव होता है वैसे ही हमारा एनर्जी लेवल, हमारा जो ड्राइव है वो डिक्लाइन ऑफ अराउजल में चला जाता है। डिक्लाइन ऑफ अराउजल यानी हमें यहाँ उत्तेजना की कमी हमारे अंदर नज़र आती है क्योंकि हमने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। और फिर अगर नया नीड आगे भविष्य में कोई जन्म लिया, कोई नई ज़रूरत, तो फिर आप सेम इसी चक्र में चलते जाएंगे, है ना। मोटिवेशनल साइकिल कहते हैं इसको। तो यहाँ पर जो जवाब हो जाएगा वो हमारा ए हो जाएगा। ए इज़ द राइट आंसर। दोस्तों चूँकि 40 प्रश्नों की श्रृंखला में अगर हम डिटेल से इस प्रकार पढ़ाने लगें तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, इसलिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चंस है उसको फटाफट करते जाएंगे ताकि कम समय में हम ज़्यादा प्रश्नों को कर सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला 85 क्वेश्चंस है, द consensus among the modern psychologists in relations to use of competitions in the classroom is that, ऑप्शन है आपके पास, whatever objections to competition exist they are philosophical and not psychological,
फिर है कंपटीशन इज इनवेरिएबली हार्मफुल टू द पर्सनालिटी डेवलपमेंट ऑफ सम और ऑल द पार्टिसिपेंट्स। फिर है द ऑब्जेक्शंस आर टू द वे द कंपटीशन इज हैंडल्ड रेदर देन द कंपटीशन इटसेल्फ। और चौथा है नो मैटर व्हाट द पॉसिबल हार्म इन अदर एरियाज द एकेडमिक बेनिफिट्स दैट अकम्पनी कंपटीशन जस्टिफाई इट यूज। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी। सी इज द राइट आंसर। द ऑब्जेक्शंस आर टू द वे द कॉम्पिटिशंस इज हैंडल्ड रेदर देन द कॉम्पिटिशन इटसेल्फ, है ना। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 86 में कह रहा है इन द फाइनल एनालिसिस द की टू मोटिवेशन इन द क्लासरूम। क्या की टू मोटिवेशन होगा क्लासरूम में? तो ऑप्शंस हैं टीचर्स पर्सनालिटी, ये नहीं होगा। इंटरेस्ट इनहेरेंट इन द सब्जेक्ट मैटर, ये नहीं होगा। द सुटेबिलिटी ऑफ करिकुलर एक्सपीरियंसेस, है ना, क्योंकि एक्सपीरियंस मैंने आपको बताया था कि एक्सपीरियंसेस के आधार पर ही सुटेबिलिटी होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी होगा। डी को भी एक बार देख लीजिए, द इमोशनल क्लाइमेट ऑफ द क्लासरूम, ये भी नहीं होगा। तो हम किस ओर जाएंगे? सी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। 87 में हो आ गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द रिलेटिव इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट ऑन इंडिविजुअल डेवलपमेंट। क्या क्या ऑप्शंस हमारे पास हैं, हमारे पास अवेलेबल है? हेरिडिटी इज मोर इंपॉर्टेंट देन द इन्वायरमेंट। नहीं, कोई भी मोर इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि हेरिडिटी और इन्वायरमेंट जो है यह एक दूसरे के संपूरक हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। क्लियर है? हेरिडिटी और इन्वायरमेंट यानी H मल्टीप्लाई E इक्वल टू डी का कंसेप्ट चलेगा। क्लियर है? इसमें ऐसा नहीं कि ये ज़्यादा है ये कम है, समझ पा रहे हैं? एक दूसरे का गुणात्मक परिणाम है ये, है ना, गुणात्मक परिणाम है ना। हेरिडिटी मल्टीप्लाई इन्वायरमेंट इक्वल टू डेवलपमेंट, तब जाकर के डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे गुणात्मक परिणाम कह सकते हैं, इसलिए यह नहीं होगा। दोनों ही इंपॉर्टेंट है। इन्वायरमेंट इज मोर इंपॉर्टेंट देन हेरिडिटी, ये भी वही चीज़ कह दिया, ये भी गलत हो जाएगा। दिस टू आर इंटीग्रली रिलेटेड इन फंक्शंस इन द ग्रोथ प्रोसेस। बिल्कुल, इन दोनों का इंटीग्रल रिलेशन है किसी भी ग्रोथ प्रोसेस में, और दोनों का डेवलपमेंट प्लस ग्रोथ में बराबर योगदान है। किसका? इसका, हेरिडिटी का भी और इन्वायरमेंट का भी। दोस्तों, ना चाहते हुए भी थोड़ी डिटेल बतानी पड़ती है ना, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि कम से कम डिटेल बता के क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा करवाया जाए। डिटेल में वीडियोस हमारे पेड कोर्स में अवेलेबल हैं। अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल सक्सेस प्लस को सब्सक्राइब कर लें, ताकि समय समय पे वीडियो आए तो आपको अपडेट मिलता रहे। और उस सक्सेस प्लस के चैनल पे जो भी नंबर डिस्प्ले कर रहा होगा वहाँ आप कॉल करके भी पेड कोर्स को मंगा सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 88 द रेट ऑफ चाइल्ड्स फिजिकल डेवलपमेंट डिपेंड। पहला ऑप्शन क्या है? इंटायरली अपॉन हर हिज इनहेरिटेड स्ट्रक्चर। दूसरा है प्राइमरली अपॉन इनहेरिटेड स्ट्रक्चर्स एज मॉडिफाइड बाय इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस। फिर है प्राइमरली अपॉन इन्वायरमेंट बट इज बॉन्डेड बाय इनहेरिटेड लिमिटेशंस। और फिर है अपॉन बोथ हेरिडिटी इन्वायरमेंट इन इक्वल प्रोपोर्शन। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, और इसका जो आंसर होगा प्राइमरली अपॉन इनहेरिटेड स्ट्रक्चर एज मॉडिफाइड बाय द इन्वायरमेंट इन्फ्लुएंस। यानी यहाँ पर आप देखेंगे जो प्राइमरली माना गया है वह माना गया है हेरिडिटी को, बट इस हेरिडिटी के ऊपर जो इन्फ्लुएंस होता है अंततः वह किसका होता है? वह इन्वायरमेंट का होता है, वह इन्वायरमेंट का होता है। क्लियर है ना? समझ पा रहे हैं? यानी यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि प्राइमरली तो इनहेरिटेड जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है, लेकिन उसको मॉडिफाई किया जा सकता है किसके प्रभाव से? वातावरण के प्रभाव से। इसलिए बी इज द राइट आंसर। इसका बी जो है वह सुटेबल आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 89 प्रश्न है। 89 प्रश्न, राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009। यहाँ से बहुत प्रश्न आता है, आपको पता ही है। पिछले दो जो हमने सीरीज किया है 40 क्वेश्चंस के, उसमें भी 2-3 प्रश्न हैं इस चैप्टर से। तो देखते हैं। राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 कवर्स ऑल चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप। तो कितना आसान क्वेश्चन है भाई। 6 से 14 वर्ष के जो बालक हैं इन्हीं को तो फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड किया गया है ना। फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड किया गया, ठीक है ना। चलिए, यानी यहाँ पे हमारा जवाब हो जाएगा 6 to 14 ईयर्स चाइल्ड, यानी सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला नेक्स्ट जो प्रश्न है वो 90 है। अकॉर्डिंग टू आरटी, फिर एक क्वेश्चन आ गया। अकॉर्डिंग टू आरटी एक्ट 2009 डिफरेंटली एबल्ड चाइल्ड शैल बी एकोमोडेटेड इन एलिमेंट्री एजुकेशन अंटिल, है ना। ये
स्पेशल चाइल्ड के लिए दे दिया गया है, तो जहाँ भी स्पेशल चाइल्ड की बात आ जाएगी तो ये हो जाएगा हमारा 18 ईयर्स ऑफ एज, 18 ईयर्स ऑफ एज, है ना, 18 ईयर्स ऑफ एज। ये किस केस में है? स्पेशल चाइल्ड के केस में, स्पेशल चाइल्ड के केस में। जो लेकिन अगर सामान्य बालक के केस में पूछे, जो सामान्य बालक है उन केस में अगर पूछे तो वह सेम ही रहेगा, क्या, 6 to 14 जो आपको पहले बताया गया था। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा सी इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एज पर यशपाल कमेटी रिपोर्ट 1993 अनसेटिस्फैक्ट्री क्वालिटी ऑफ लर्निंग इन स्कूल अकर्स ड्यू टू, आप इसमें ऑप्शंस अगर देख लें तो पहला ऑप्शन क्या है? इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर। इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर क्या ये होगा? अब इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरा है इनएडिक्वेट टीचिंग स्टाफ, फिर इनएडिक्वेट प्रोग्राम ऑफ टीचर्स प्रिपरेशन, फिर इनएडिक्वेट मोटिवेशन अमंग टीचर। ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा। देखिए इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे इनएडिक्वेट प्रोग्राम ऑफ टीचर प्रिपरेशन हमारा सी जो है यह राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि चारों ऑप्शंस को पढ़ के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस आपको इसका जवाब देना है। यशपाल कमेटी, है ना, क्लियर है? चलिए बहुत प्रश्न यहाँ से भी आता है यशपाल कमेटी से, इसको भी आप एक बार देख लेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है एट प्राइमरी स्टेट एनसीएफ 2005 रिकमेंडेड इट। अब यहाँ पर एनसीएफ से भी, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 से भी बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं पिछली वीडियो में भी। यह चैप्टर भी आपका इम्पोर्टेंट है। अब इसमें देखेंगे ऑप्शंस कि भाई पीरियोडिक टेस्ट हो गया, दूसरा हो गया अवार्डिंग ग्रेड्स ओनली, फिर फॉर्मल पीरियोडिक टेस्ट बेस्ड ऑन द एक्टिविटीज और नो फॉर्मल पीरियोडिक टेस्ट एंड नो अवार्डिंग ग्रेड्स। तो यह इसका जवाब क्या हो जाएगा? इसका जवाब हो जाएगा भाई कि नो फॉर्मल पीरियोडिक टेस्ट एंड नो अवार्डिंग ऑफ ग्रेड्स, है ना। यानी फॉर्मेलिटी के चक्कर में नहीं पड़ना है। एनसीएफ का साफ कहना है कि भैया यहाँ का जो ज्ञान है, आप जो स्कूली ज्ञान दे रहे हैं, जो किताबी ज्ञान दे रहे हैं, जो क्लासरूम का ज्ञान है, उस क्लासरूम के नॉलेज को, क्लासरूम के नॉलेज को, है ना, बाहर के यानी आउटसाइड नॉलेज से कनेक्ट कीजिए। ठीक है, ताकि बच्चा जो विद्यालय में सीख रहा है उसको बाहरी दुनिया से भी जोड़ करके उसको यूटिलाइज कर सके। ठीक है, इसका क्या होगा? डी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्कूल बेस्ड सीसी कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन वाज रिकमेंडेड बाय द एनसीएफ 2005 इन ऑर्डर टू, है ना, 93 है। तो यहाँ पर देख लेंगे ऑप्शंस क्या है? प्रोवाइड टीचर्स टू हैव बेटर क्लास कंट्रोल। नहीं, क्लास कंट्रोल नहीं, आपको क्लास में अपनी इन्वॉल्वमेंट देनी है, एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है, बच्चों को करवाना है। प्रोवाइड चिल्ड्रन ए बेसिक फॉर पासिंग द एग्जामिनेशन, ये भी नहीं। हेल्प चिल्ड्रन रिड्यूस देयर स्ट्रेस, बिल्कुल ये आपका काम है, क्योंकि आप यहाँ पर क्या हैं? एज ए टीचर आप गाइड हैं और आप फैसिलिटेटर हैं। ठीक है, और इसके नाते आपका यह प्रथम कर्तव्य होता है कि आप बच्चों की हेल्प करें और जो भी उनका स्ट्रेस लेवल, जो भी तनाव है, उसको दूर करें, है ना। सी इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 94 प्रिंसिपल्स लीडरशिप इज अ रिफ्लेक्शन इन। अब देखिए यहाँ पर रिफ्लेक्टेड इन, पहला है अचीविंग गुड रिजल्ट फॉर चिल्ड्रेन, ये नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर बच्चों पर फोकस करना है, सीखने पर, रिजल्ट पे कभी फोकस नहीं करना है। एक टीचर होने के नाते आपको सबसे ज़्यादा फोकस किस पे करना है? टीचिंग लर्निंग प्रोसेस अच्छी होनी चाहिए, बच्चा कितना सीख रहे हैं। मैनेजिंग द रूटीन एक्टिविटीज ऑफ द स्कूल, ये भी नहीं होगा। इन हिज हर लॉयल्टी टुवर्ड्स द सिस्टम, ये भी नहीं होगा। इनेबलिंग एवरीवन टू अकम्प्लिश हिज हर गोल्स बाय वर्किंग टू देयर फुलेस्ट कैपेसिटी। जी हाँ, आप बच्चों को उनके पोटेंशियल्स के अकॉर्डिंग, उनकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग बच्चों की अल्टीमेट गोल तक पहुंचने में उनकी मदद कीजिए, है ना। ये सबसे सुटेबल है, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है 95 द ग्रेटेस्ट थ्रेट टू ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट ऑफ द स्कूल, क्या होगा? एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, नहीं। लो अचीवमेंट ऑफ चिल्ड्रन, नहीं। हाँ, ट्रस्ट डेफिसिट अमंग द स्टेक होल्डर्स, दिस वन इज द राइट आंसर। टीचर्स एब्सेंटिज्म, ये भी नहीं होगा। क्या हो जाएगा इसका? सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। रिलायबिलिटी ऑफ अ टेस्ट मीन्स क्या होता है? रिलायबिलिटी ऑफ अ टेस्ट मीन्स एक जांच की क्या विश्वसनीयता है? तो दैट द टेस्ट इज स्टैंडर्डाइज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये नहीं होगा। कंसिस्टेंसी, जी हाँ, सबसे जरूरी है टेस्ट की रिलायबिलिटी, सबसे ज़्यादा निर्भर करती है कंसिस्टेंसी इन मेजर्ड आउटकम, है ना। जब भी कोई आउटकम्स निकालें तो मेजर्ड करें तो उसकी कंसिस्टेंसी बनी रहे, उस जांच की कंसिस्टेंसी बनी रहे, उसके आउटकम में या उसके रिजल्ट में फ्लक्चुएशन ना रहे या बदलाव ना रहे। तो बी इज द राइट आंसर। सी और डी इसका नहीं होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न
डिफिकल्टी वैल्यूज ऑफ एन आइटम ऑफ अचीवमेंट टेस्ट मीन्स, है ना, क्या मतलब है इसका? तो ऑप्शन है हाउ डिफिकल्ट द आइटम इज टू एन एवरेज स्टूडेंट, नहीं। हाउ डिफिकल्ट द आइटम्स इज फॉर हाई अचीवर्स, यह भी नहीं होगा। हाउ डिफिकल्ट द आइटम्स इज फॉर लो अचीवर्स, यह भी नहीं होगा। हाउ डिफिकल्ट द आइटम इज टू लो अचीवर्स वाइस वर्सा हाई अचीवर्स, जी हाँ बिल्कुल यह सही है आपका, डी इज द राइट आंसर, है ना। डिफिकल्टी लेवल वैल्यूज दोनों का चेक करेंगे, दोनों के कंपैरेटिबिलिटी, है ना। नेक्स्ट 98 हमारा हो गया। माइक्रो टीचिंग साइकिल है 6 कंपोनेंट, है ना, और ये होता है कितना, लगभग ऑलमोस्ट मान के चलें कि यहाँ पर 6 मिनट ईच होता है ना, 6 मिनट ईच होता है, ये हुआ। तो यहाँ पे देखिए माइक्रो टीचिंग से भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिया। माइक्रो टीचिंग साइकिल है 6 कंपोनेंट ऑफ 6 कंपोनेंट और 6 मिनट ईच होता है, 6 कंपोनेंट और 6 मिनट ईच होता है, यानी टोटल कितना हो गया 36। तो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ चूंकि सिर्फ पूछा है क्या एक सेक्शन के बारे में, तो वो 6 मिनट ईच होता है, क्लियर है। चलिए, तो इसका जवाब बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है 99 का, व्हाट अ व्यू टू इनहेंसिंग द यूज ऑफ लाइब्रेरी एज अ रिसोर्स फॉर टीचिंग एंड लर्निंग अ प्रिंसिपल शुड, क्या करेंगे भाई, एडवाइज ऑल टीचर्स एंड स्टूडेंट्स टू मेक इफेक्टिव यूज ऑफ लाइब्रेरी, नहीं। मेक अटेंडेंस ऑफ स्टूडेंट्स एंड कंसर्न टीचर कंपल्सरी ड्यूरिंग लाइब्रेरी पीरियड, ये भी नहीं, कोई कंपल्सरी नहीं है। गिव लाइब्रेरी बेस्ड असाइनमेंट, ये भी नहीं है। मेक बोथ टीचिंग एंड असाइनमेंट लाइब्रेरी ओरिएंटेड, हाँ दोनों का कॉम्बिनेशन लेकर के चल सकते हैं। दिस वन इज द राइट आंसर, यानी डी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 100, यूज ऑफ आईसीटी। अब आईसीटी का फुल फॉर्म बता दें, आईसीटी का फुल फॉर्म होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, आईसीटी। तो कह रहा है यूज आईसीटी इन क्लासरूम इंश्योर्स क्या, तो फुल अटेंडेंस ऑफ स्टूडेंट, नहीं। हाई अचीवमेंट लेवल बाय स्टूडेंट, ये भी नहीं। क्वाइट अ गुड रिलीफ टू द टीचर्स, ये भी नहीं। बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंसेप्ट बाय स्टूडेंट, जी हाँ इसका इस्तेमाल हम करते हैं क्योंकि ये टॉपिक को इंटरेस्टिंग भी बनाता है, रुचिकर भी बनाता है, और यह टॉपिक को, कंसेप्ट को बेटर अंडरस्टैंडिंग में हेल्प करता है। कौन, आईसीटी, क्लियर है। चलिए, तो हमारा क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर, ये हमारा सही हो गया। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 105 आईसीटी से क्वेश्चन आ गया, यूज ऑफ आईसीटी डिवाइस इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी डिवाइस इज नॉट अलाउड इन एग्जामिनेशन बिकॉज, क्यों नहीं अलाउड है, इट कैन लीड टू चीटिंग, ये इससे कॉरलेट नहीं करता ये आंसर, इसलिए नहीं होगा। इट में रिड्यूस ओरिजिनलिटी ऑफ आंसर, ये भी नहीं। ऑल स्टूडेंट्स में नॉट बी इक्वल वेल वर्स्ड विद आईसीटी, ये भी नहीं होगा। इट में मेक द एवोल्यूशन डिफिकल्ट, हाँ ये हो सकता है, D1 इज द राइट आंसर, कि यह मूल्यांकन में थोड़ी कठिनाई पैदा कर सकता है ना, हो सकता है, यानी डी इसका आंसर हो गया। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। लेबोरेटरीज इन स्कूल आर एन एसेट ओनली इफ दीज आर, तो क्या क्या है, पहला है केप्ट फंक्शनल, यह नहीं होगा। फिर है ऑप्टिमली यूटिलाइज फॉर इनहेंसिंग कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टूडेंट, जी हाँ इसका जवाब बिल्कुल ये सही होगा कि भाई वो यूटिलाइज करता है, इनहेंस करता है कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को स्टूडेंट के लिए। यूज्ड बाय टीचर्स, ये नहीं होगा। सुपरवाइज्ड एंड मॉनिटर्ड बाय द प्रिंसिपल फॉर देयर, ये भी नहीं होगा, यानी इसका जो जवाब होगा बी इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 103 आइटम एनालिसिस एम्स टू इनेबलिंग टेस्ट कंस्ट्रक्टर टू सेलेक्ट आइटम्स विथ, पहला ऑप्शन है वेरी लो लेवल्स ऑफ डिफिकल्टी वैल्यूज एंड डिस्क्रिमिनेटिंग पावर, ये नहीं होगा। डिजायर्ड लेवल ऑफ डिफिकल्टी वैल्यूज एंड डिस्क्रिमिनेशन पावर, जी हाँ ये डिजायर्ड लेवल के डिफिकल्टी लेवल या उसके वैल्यूज को डिस्क्रिमिनेट करने का पावर रखता है। हाई डिफिकल्टी लेवल एंड हाई डिस्क्रिमिनेशन पावर, ये भी नहीं होगा। और एवरेज लेवल्स ऑफ डिफिकल्टी, ये भी नहीं होगा, यानी हमारा इसका क्या हो गया आंसर, बी इज द राइट आंसर। तो देख पा रहे होंगे किस प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं। क्वेश्चंस बहुत ही आसान होते हैं, थोड़ा सा आप ध्यान देंगे और प्रैक्टिस सेट करते रहेंगे तो आप, या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आप अगर बनाते रहते हैं तो आपको कोई भी परेशानी या प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है 104 स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट हेल्प्स इन, क्या हमारी हेल्प करता है स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, तो पहला है प्रॉपर असेसमेंट ऑफ अचीविंग लेवल्स, नहीं। अचीविंग हायर रिलायबिलिटी, ये भी नहीं होगा। इनहेंसिंग ऑब्जेक्टिविटी लेवल्स, ये भी नहीं होगा। ये करता क्या स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, ये हेल्प करता है हमारी प्रॉपर इंटरप्रिटेशन में। एक तो प्रॉपर इंटरप्रिटेशन में किसके लिए, एक
स्कोर्स को ऑब्टेन करने के लिए क्या प्रॉपर इंटरप्रिटेशन होता है, इसके लिए हमें स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट करते हैं। तो डी इज द राइट आंसर। ये सब रिसर्च एंड मैथोलॉजी के क्वेश्चंस हैं और आपको पता है कि बड़े लेवल के जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर या लेक्चरर या फिर प्रिंसिपल या वाइस प्रिंसिपल, वहाँ रिसर्च मैथोलॉजी से क्वेश्चंस ऑन एंड एवरेज 5 से 6 क्वेश्चंस रहते ही रहते हैं। तो यहाँ से भी आप मान के चलो कि आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न है, सेटिस्फैक्ट्री एक्विजिशंस ऑफ प्री रिक्विसाइट ऑफ लर्निंग लीड्स टू 105 105 नंबर का क्वेश्चन है। हाई लेवल ऑफ मोटिवेशन, ये नहीं होगा। हाई लेवल ऑफ मेमोराइजेशन, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। हाई लेवल ऑफ लर्निंग, जी हाँ, सबसे ज़्यादा जो फोकस होता है वह हमने बताया ना आपको, लर्निंग। सबसे अधिक फोकस किस पे करना है, लर्निंग पे, रेदर देन परफॉर्मेंस। ठीक है, तो इसके हिसाब से सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है 106, द लॉ ऑफ इफेक्टिव इज मोस्ट क्लोजली कनेक्टेड विद द कंसेप्ट ऑफ। अब ये कंसेप्ट किस पे होता है, तो द लॉ ऑफ इफेक्ट ऑफ द मोस्ट क्लोजली कनेक्टेड विद द कंसेप्ट, ये रीएनफोर्समेंट का है ना, इसको पुनर्बलन कहते हैं, पुनर्बलन। ठीक है, रीएनफोर्समेंट। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ए। ट्रायल एंड एरर मेथड, ये नहीं होगा। प्रैक्टिस, ये नहीं होगा। टेंशन रिडक्शन, ये नहीं होगा। तो 106 का क्या हो जाएगा आपका, ए। चलिए अगला प्रश्न है 107, इनसाइट में बी डिफाइंड एज। इनसाइट थ्योरी किसने दिया था, कॉलर ने, ये आप सबको पता है। अब इसमें देखते हैं क्या होगा, अ फॉर्म ऑफ इंस्पायरेशन इन्वॉल्व्ड इन क्रिएटिविटी, ये नहीं होगा। अ फॉर्म ऑफ इंट्यूशंस क्लोजली रिलेटेड टू इंस्टिंक्ट, ये भी नहीं होगा। अ सडन रिकॉग्नाइजेशन ऑफ एक्सपीरियंस, बिल्कुल ये होगा, है ना। इंसाइट का मतलब होता है कि आपको किसी भी चीज जब आप कर रहे होते हैं तो आपको सडन जो है रिकॉग्नाइजेशन होता है, लेकिन वो भी सडन रिकॉग्नाइजेशन किस बेस पे होता है, वो आपके अनुभव के बेस पे होता है, यानी सी इज द राइट आंसर। ये वाला तो होगा ही नहीं। चलिए अगला चलते हैं नेक्स्ट 108, which of the following aspect of learning are teachers and psychologists most difficulty concerned, है ना। मोस्ट डिफिकल्टी कंसर्न किसमें भाई, एक्युमुलेशन ऑफ द नॉलेज, नहीं। प्रोसेस ऑफ लर्निंग, जी हाँ, जो प्रोसेस ऑफ लर्निंग है इसमें साइकोलॉजिस्ट को सबसे बेसिकली मोस्ट डायरेक्टली कंसर्न होता है ना, कि प्रोसेस ऑफ लर्निंग क्या है। क्योंकि साइकोलॉजिस्ट का भी रिसर्च इसी पे होता है कि जो सीखने की जो प्रक्रिया है, जो सीखने की प्रक्रिया है, सीखने की प्रक्रिया, इसको जानने में वो ज़्यादा दिलचस्पी दिखाते हैं, है ना। सबसे ज़्यादा अगर देखें तो जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो मोस्ट डायरेक्टली कंसर्न इसी चीज को करते हैं, है ना, किसी भी रिसर्च के अंदर आप देखोगे तो। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, क्या, प्रोसेस ऑफ लर्निंग, यानी बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला है 109, 109, इंसिडेंटल लर्निंग इज फ्रिक्वेंटली मोर इफेक्टिव देन फॉर्मल लर्निंग बिकॉज। अगर ऑप्शंस देखें यहाँ पर तो कौन कौन सा होगा, इट कैरीज ग्रेटर इनहेरेंट इंटरेस्ट, ये नहीं होगा। इट इज मोर फंक्शनली रिलेटेड टू पीपल्स मोटिव्स एंड पर्पस, बिल्कुल ये ज्यादा फंक्शनली रिलेट करेगा कि भाई जो छात्र हैं उनका मोटिव्स क्या है, उनका उद्देश्य क्या है ना। तो बी इज द राइट आंसर। ये देखिए, इट इज मोस्ट फ्लेक्सिबिलिटी ऑर्गेनाइज्ड, ये भी नहीं होगा। इट हैज ग्रेटर परसेप्चुअल इंटेंसिटी, यह भी नहीं होगा। तो हम बी की ओर जाएंगे, बी इज द राइट आंसर। 1010, ये क्वेश्चंस देख लेते हैं। फॉरगेटिंग कैन बी कंसिडर्ड टू बी, है ना, ये क्या है भाई, तो पैसिव प्रोसेस ऑफ फीडिंग, ये नहीं होगा। द रिजल्ट ऑफ इनकरेक्ट लर्निंग, ये भी नहीं होगा। हाँ, अ केस ऑफ निगेटिव ट्रांसफर, है ना। फॉरगेटिंग जो है एक तरह का क्या है, इसको हम कंसीडर कर सकते हैं किस प्रकार के ट्रांसफर, निगेटिव ट्रांसफर के रूप में, है ना। एक प्रकार का यह किस प्रकार का केस है, निगेटिव ट्रांसफर का केस है ना। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग जब आप चैप्टर पढ़ेंगे, कौन सा, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, तो वहां पे हमने इसको डिटेल से पढ़ा रखा है ना। सीखने का स्थानांतरण इस चैप्टर का ये क्वेश्चन है, तो सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 111, ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग रिलाइज मोस्ट हैवली अपॉन, है ना, तो द एटीट्यूड ऑफ द लर्नर, ये नहीं होगा। द मेथड्स ऑफ प्रेजेंटेशन, द नेचर ऑफ द मटेरियल और मीनिंगफुलनेस एंड जनरलाइजेशन ऑफ एक्सपीरियंस, बिल्कुल ये सही है भाई। कोई भी ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग जो होता है वह रिलाइज करता है सबसे ज्यादा किसके ऊपर, एक तो वह अर्थपूर्ण हो, और दूसरा वह क्या हो, सामान्यीकरण पर आधारित हो, है ना, और वह किस पर हो, सामान्यीकरण भी किसका, अनुभव का, यानी जो अनुभव का सामान्यीकरण होगा वही अर्थपूर्ण भी होगा और वही समायोजित भी होगा, है ना। चलिए, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, डी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 112, द बेस्ट वे टू मोटिवेट
अ चाइल्ड टू लर्न इज, क्या होगा इसका, तो टू, देखिए इसका ऑप्शंस देखते हैं, तो टू टेम्प्ट हिम हर विथ प्रेज, नहीं, टू रीचैनल द मोटिव ऑलरेडी प्रोसेस्ड बाय हर हिम, बिल्कुल वो ऑलरेडी अगर रीचैनल किया जाए, अपने मोटिव को बार बार रीचैनल करे तो ही वह प्रोसेस क्या होगा, लर्निंग प्रोसेस में आएगा और वही बेस्ट वे माना जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर। जब बी हमें आंसर मिल गया तो सी और डी को देखने की आवश्यकता है ही नहीं। नेक्स्ट अगला 113, द इफेक्टिवनेस ऑफ सुपरविजन मस्ट बी जज्ड इन टर्म ऑफ रिड्यूस्ड क्लासरूम मिसबिहेवियर, नहीं, ग्रेटर पर्सनल सेटिस्फेक्शन, ये भी नहीं, ग्रेटर कम्युनिटी सेटिस्फेक्शन, ये भी नहीं, ग्रेटर लर्नर्स प्रोग्रेस टुवर्ड्स द गोल्स ऑफ एजुकेशन, बिल्कुल सबसे ज्यादा ध्यान हमें देना है कि जो लर्नर है वह लर्नर सही दिशा में सीख रहा है या नहीं सीख रहा है। लर्नर अगर सही दिशा में सीख रहा है तो उसका प्रोग्रेस भी क्या होगा, सही दिशा में होगा, प्रोग्रेस क्या होगा, सही दिशा में होगा, किस ओर बढ़ेगा, और जब प्रोग्रेस सही दिशा में होगा तो अपने लक्ष्य की ओर सही प्रकार से बढ़ रहा होगा, है ना, अपने लक्ष्य की ओर सही प्रकार से बढ़ रहा होगा। तो डी इज द राइट आंसर, इसलिए इसका जवाब यह हो जाएगा। अगला प्रश्न है 114 द फाइंडिंग्स ऑफ अ केस स्टडी कैन बी यूटिलाइज फॉर, है ना, और सबसे अधिक जो है केस स्टडी जो है फाइंड अगर यूटिलाइजेशन के लिए तौर पे करें तो यह रेमेडियल टीचिंग के लिए होता है। देख लेते हैं ऑप्शन, ड्राइंग जनरलाइजेशन ये नहीं होगा, ड्राइंग का कंक्लूजन ये नहीं होगा, देखिए रेमेडियल एक्शन, है ना, रेमेडियल एक्शन, मोटिवेशनल पर्पस ये नहीं होगा। क्योंकि जब फाइंडिंग होता है ना, केस स्टडी को जो हम फाइंड करते हैं तो हम यूटिलाइज सबसे ज्यादा कर रहे होते हैं क्या, रेमेडियल एक्शन, कि अगर कोई समस्या है, किसी प्रकार कोई दिक्कत है तो उसको किस एक्शन के माध्यम से उसको उसका निवारण कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, रेमेडियल एक्शन। सी इज द राइट आंसर। अगला आ जाइए, पियाजेट से पूछ दिया, पियाजेट्स वर्क्स रिप्रेजेंट अ गुड एग्जांपल ऑफ, और जितने भी पियाजे की जो स्टडी है वो सारे लॉन्गिट्यूडिनल स्टडीज हैं, है ना, सर्वे स्टडीज नहीं होंगी, एक्सपेरिमेंटल स्टडीज भी नहीं होंगी, लॉन्गिट्यूडिनल स्टडीज हैं, क्रॉस सेक्शनल स्टडीज भी नहीं है, ठीक है, यह ऑप्शंस क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। पियाजेट की थ्योरी, पियाजे भी इंपॉर्टेंट है, कई बार इसके सिद्धांत से क्वेश्चन आ जाता है, कई बार इसके कितने सिद्धांत हैं उससे क्वेश्चन आ जाता है। आपने पढ़ा होगा पियाजे की जो सिद्धांत है, सबसे पहला जो होता है सेंसरी मोटर होता है, सेंसरी मोटर, है ना, उसके बाद प्री ऑपरेशनल होता है, प्री ऑपरेशनल, उसके बाद कॉन्क्रीट होता है, कॉन्क्रीट है, उसके बाद फॉर्मल है, ये चार स्टेज के बाद पियाजे करते हैं, है ना। चलिए, तो इसका क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट अगला प्रश्न है 116 एक्सपेरिमेंट जनरली बेस्ड ऑन, एक्सपेरिमेंट जो होता है वो जनरली किस पर आधारित होता है, तो वह ज्यादा होता है सिंगल वेरिएबल्स के ऊपर, किसके ऊपर, लॉज ऑफ सिंगल वेरिएबल्स के ऊपर, है ना, ये भी रिसर्च मैथोलॉजी का क्वेश्चन है। लॉज ऑफ ट्रायल एंड एरर ये नहीं होगा, लॉ ऑफ कंपैरिजन नहीं होगा, लॉ ऑफ रिडक्शन नहीं होगा, तो हमारा जवाब क्या हो गया, ए इज द राइट आंसर। 117 रिटन टेस्ट आर फॉलोज बाय इंटरव्यूज 2, तो पहला ऑप्शन है टेस्ट इन डेप्थ नॉलेज ऑफ कैंडिडेट, है ना, टेस्ट द इन डेप्थ नॉलेज ऑफ कैंडिडेट, ये हो सकता है, अभी देखते हैं इसको साइड में। टेस्ट द वर्किंग स्टाइल ऑफ कैंडिडेट, एक ही ऑप्शन है, यह भी यह नहीं होगा। एग्जामिन द पर्सनालिटी एंड बिहेवियर एस्पेक्ट ऑफ कैंडिडेट, जी हाँ, यहाँ पर रिटन टेस्ट आर फॉलोज बाय इंटरव्यूज, इंटरव्यूज का जो मेन रीजन है वो क्या है, एग्जामिन करने का, है ना, उसके पर्सनालिटी को वो एग्जामिन करते हैं, एंड बिहेवियर को एस्पेक्ट ऑफ कैंडिडेट, कैंडिडेट का क्या बिहेवियरल एस्पेक्ट है, कैंडिडेट की पर्सनालिटी कैसे है, इंटरव्यू का यही पर्पस होता है, इंटरव्यू का यही पर्पस होता है, ठीक है, तो सी इज द राइट आंसर, है ना। भाई रिटन के संदर्भ में तो ये सही कहा जा सकता है, लेकिन इंटरव्यू के संदर्भ में जो ऑप्शन सही होगा वो सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है 118, देख पा रहे होंगे जो क्वेश्चन का लेवल है वो बहुत टफ भी नहीं है, बहुत मॉडरेट, मतलब बीच का है, बहुत टफ भी नहीं, बहुत आसान भी नहीं है। ट्रेनिंग इन एडवांस ऑफ नॉर्मल मैच्योरेशन इज जनरली, है ना, जनरली क्या बेनिफिशियल और हार्मफुल डिपेंडिंग ऑन मेथड यूज्ड इन ट्रेनिंग, बिल्कुल यह फायदेमंद होगा या नुकसानदायक होगा, यह डिपेंड करता है आपके मेथड्स जो ट्रेनिंग में आप यूज कर रहे हैं। हाईली बेनिफिशियल विथ रिस्पेक्ट टू परफॉर्मेंस ऑफ कॉमन स्किल, ये नहीं होगा। बेनिफिशियल फ्रॉम अ लॉन्ग रेंज ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू, ये नहीं। हार्मफुल फ्रॉम ओवरऑल पॉइंट ऑफ व्यू, ये भी नहीं होगा, यानी इसका आंसर होगा इज द राइट आंसर। चलिए 119 अगर देखते हैं 119, अ स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट वाज गिवन टू अ क्लास एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स फेल्ड in it miserably, while any one of the following could be the explanation, the most probable cause is,
पुअर टीचिंग मेथड्स, जी नहीं। लैक ऑफ रिलायबिलिटी द टेस्ट, ये भी नहीं। लैक ऑफ वैलिडिटी द टेस्ट, जी बिल्कुल। अगर जो टेस्ट है, जो जांच है, उसकी जो वैलिडिटी, उसकी जो वैधता है, उसमें अगर कमी आ जाए तो फिर दिक्कत है, ठीक है ना। तो सी इज द राइट आंसर। और ये लैक ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इन द आइटम्स, ये भी नहीं होगा। तो स्टैंडर्डाइज टेस्ट के जो दिया जाता है क्लास में, ये सबसे ज्यादा स्टूडेंट फेल इन इट measurably while any one of the following could be the explanation, the most probable cause, उसका जो काउज होता है वो सबसे अधिक होता है कि जांच की वैधता में कमी पाया जाना, यानी सी इज द राइट आंसर। और अगला है लास्ट क्वेश्चंस 120 है, which of the following constitutes the most questionable procedure in counseling with the student। पहला ऑप्शन है एक्सप्लेनिंग जस्ट व्हाट यू कैन एंड व्हाट यू कैन नॉट डू फॉर द स्टूडेंट्स, ये नहीं होगा। गिविंग देम एन इंसाइट इनटू द बेसिक डायनामिक्स ऑफ देयर बिहेवियर, ये भी नहीं। रिप्लेसिंग अनएक्सपेक्टेबल बिहेवियर विद मोर एक्सेप्टेबल बिहेवियर, ये भी नहीं होगा। मेकिंग द सॉल्यूशन, जी हाँ, मेकिंग द सॉल्यूशन ऑफ देयर प्रॉब्लम योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए आप ऑप्शंस अगर पढ़ेंगे ना तो उस ऑप्शंस में ज़्यादातर जो नेगेटिव एस्पेक्ट वाले या नेगेटिव थॉट्स वाले जो आंसर होते हैं, जो कि क्वेश्चंस पॉजिटिवली पूछा है, यहाँ नेगेटिव टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल किया जा रहा है, वो कभी आंसर नहीं होगा। चौथे आंसर को देखिए कितना पॉजिटिव और कितना बेहतरीन आंसर है, मेकिंग द सॉल्यूशन, है ना। हमेशा बात किसकी करनी है, मेकिंग द सॉल्यूशन। कोई भी प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के ऊपर काम करना है, उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के ऊपर काम करना है। और यही एक गाइड होने के नाते, एक फैसिलिटेटर होने के नाते टीचर का काम है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पहचानिए, है ना। हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देना टीचर का काम है ना। टीचर यहाँ पे एज अ गाइड, टीचर यहाँ पे एज अ गाइड और यहाँ पे एज अ फैसिलिटेटर, ठीक है। सो दैट्स वाई द फाइनल आंसर इज डी, डी इज द राइट आंसर। तो इस प्रकार से 120 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। 120 क्वेश्चंस हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गए। दोस्तों मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि जो प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल का जो पेपर है वह बेसिकली आप देखेंगे जो एजुकेशन का पैटर्न है, 50 क्वेश्चंस जो होते हैं, उस 50 क्वेश्चंस में कई सेक्शंस होते हैं। मैं आपसे यह रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सभी टीचर हैं, आप सभी शिक्षक हैं, ऑलरेडी किसी न किसी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट स्कूल में कार्यरत होंगे, तो आप पूरे एजुकेशन को 4 से 5 पार्ट में डिवाइड कर दें, जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। पहला पार्ट आप ये जरूर रखें कि जितने भी प्लानिंग्स एंड कमीशन की चीज़ें हैं उसको जरूर पढ़ लें। दूसरा, जितने भी सिद्धांत हैं, चाहे वो कोलबर्ग का हो, चाहे वो पियाजे का हो, चाहे वो वाइगोत्स्की का हो, चाहे वो स्किनर का हो, चाहे वो पैवलोव का हो, एक तो ये आप कंप्लीट कर लें। 4 मोटे तौर पे आप एनसीएफ, आरटीई, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, ये 3 या 4 चैप्टर जो है आप बेसिकली इसको जरूर देख लें। और जो लास्ट ऑप्शन है वो रिसर्च मैथोलॉजी को अगर आप देख लें, रिसर्च मैथोलॉजी, तो मुझे लगता है कि 50 में से आप मोर देन 35 to 40 स्कोर कर पाएंगे, है ना, ये मेरा मानना है। और अगर आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यूसली अगर सेक्शन वाइज डिवाइड करके पढ़ें अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक, तो आप ज़्यादा बेटर स्कोर कर सकते हैं। चलिए आज तक के लिए इतना ही। आप जहाँ भी हैं खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। मिलते हैं इसी प्रकार के अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।